नमस्कार साथियों, उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं व्याकरण का हिंदी वर्णमाला। वर्णमाला में हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्वर व्यंजन। उससे पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि वर्ण किसे कहते हैं। उम्मीद है आप सभी को पता होगा वर्ण किसे कहते हैं, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि वर्ण किसे कहते हैं। इसके बाद वर्णमाला के दो भेद होते हैं, मतलब दो तरीकों से हमारी वर्णमाला बनती है। पहला कहलाता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। तो सबसे पहले हम स्वर किसे कहेंगे? जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता है। जैसे अगर मैं बात करूं अ, है ना, आ, ई, आप देखेंगे ये सभी हमारे क्या हैं? स्वर हैं, क्योंकि इनके पीछे किसी और दूसरे वर्ण की या व्यंजन की आवश्यकता नहीं होती। अ, ई, उ, है ना, आ, ई, उ, ए, ये जो हमारे वर्ण हैं, ये सारे हमारे स्वर कहलाते हैं, जिनमें हमें किसी भी दूसरे वर्ण की आवश्यकता या दूसरे व्यंजन की आवश्यकता नहीं होती। ये स्वतंत्र होते हैं और जो है इनके दो भेद होते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर और दूसरा होता है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर को ही हम मूल स्वर भी कहते हैं। ये चार होते हैं वैसे, अ, ई, उ और री। यहाँ पर री नहीं आया है, आप इसको चार मानिए। ह्रस्व स्वर मूल स्वर इनको बोला जाता है, अ, ई, उ और री। री से ऋषि वाला जो होता है। तो ह्रस्व स्वर इन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बिल्कुल ही, मतलब इसमें बिना किसी दूसरे वर्ण के, बिना कोई और व्यंजन को जोड़े हुए ये छोटे होते हैं। इनको उच्चारित करने में, इनको बोलने में बहुत कम समय लगता है, इसलिए इनको ह्रस्व स्वर कहा जाता है। ठीक है, इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? आ, ई, उ, है ना, ए, ओ, औ, ये हमारे दीर्घ स्वर आते हैं। तो टोटल अगर हमसे पूछा जाए कि टोटल कितने, कुल कितने स्वर होते हैं, तो कुल हमारे 11 स्वर होते हैं। और स्वर के सहायक चिन्ह जैसे अनुस्वार और विसर्ग भी होते हैं, है ना, ये इसके सहायक चिन्ह होते हैं जो कई बार स्वरों में प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद आ जाता है व्यंजन, जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। जैसे अगर मैं बात करूं क, तो आप देखेंगे क के साथ ही हमारा अ का साउंड आ रहा है। अगर मैं बोलूंगी का, तो क के साथ हमारा आ का साउंड आ रहा है। अगर मैं बोलती हूँ की, तो क के साथ हमारा ई का साउंड आ रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं जितने भी व्यंजन होते हैं, क, ख, ग, घ, ड़, जो भी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सभी हमारे बिना स्वरों की सहायता के नहीं बोले जा सकते। तो जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है वो हमारे व्यंजन कहलाते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन। अब हम व्यंजनों के भेद की बात करें, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। इसके अतिरिक्त दो व्यंजन और हैं जो हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। क वर्ग स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? जो गले से लेकर मुख के किसी ना किसी भाग को टच करते हुए आते हैं। ठीक है, यानी कि मुख के किसी ना किसी, जब वायु हमारे मुख के किसी ना किसी भाग को छू कर आती है, टच करके आती है, तो हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि आप सभी को पता भी है, स्पर्श का मतलब भी छूना ही होता है ना, टच करना। तो गले के या मुख के किसी भी भाग को टच करके आने वाली ध्वनियों को या वायु को हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। सबसे पहला क वर्ग, जिसमें आता है क, ख, ग, घ, ड़। च वर्ग, च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग, त, थ, द, ध, न। और प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। इसके बाद आते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? जैसे य, र, ल, व, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन है। इसके बाद हमारा आ जाता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन का क्या मतलब होता है? कि जिसमें ऊष्म मतलब होता है गर्म, है ना। ऊष्मा जिसमें जिसमें जिनको उच्चारित करने पर, जिनको बोलने पर मुख से ऊष्मा निकले, यानी कि गर्म हवा निकले, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऊष्म व्यंजन। जैसे आप बोलकर देखिए, श, श, स, ह, है ना। तो हमारी जो मुख में वायु निकलती है, ऊष्मा जो निकलती है, उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन भी चार हैं, य, र, ल, व, और ऊष्म व्यंजन चार हैं, श, श, स, ह। स्वर जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता है, जैसे अ, आ, ई, है ना, उ। और आप ये भी बात ध्यान रखिए, जितनी भी मात्राएं बनती है वो हमेशा स्वरों की मात्राएं बनती हैं। जैसे अगर हमने बोलना है किताब, है ना, अगर हम बोलते हैं किताब, तो क पे छोटी की मात्रा है, तो आप देखेंगे ई। जितने भी स्वर होते हैं वो हमारी मात्रा बनते हैं। ठीक है। व्यंजन जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, जैसे क, ख, य, र, प, फ।
अब हम इसके और भी देख लेते हैं व्यंजन, हिंदी व्यंजन के जो और प्रकार हैं, द्वित्व व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। अनुस्वार अनुनासिक व्यंजन मतलब वो नहीं है, ठीक है, वो अलग है अनुस्वार और अनुनासिक। इसमें द्वित्व व्यंजन और संयुक्त व्यंजन भी है, जिसमें पहला है जब किसी एक व्यंजन का उच्चारण बलपूर्वक या 2 बार होता है तो उसे हम द्वित्व व्यंजन, द्वित्व द्वित्व में ही आपको पता चलेगा 2 जुड़ा हुआ है, यानी कि 2 बार जिन व्यंजनों का उच्चारण है, जैसे अक्का, पत्ता, चक्का, अम्मा, बल्ला, गप्पू, दिल्ली, बिल्ली, ये सारे हमारे क्या है, द्वित्व व्यंजन, यानी कि 2 बार एक ही जो व्यंजन है उसका 2 बार प्रयोग किया जा रहा है। एक ही व्यंजन 2 बार लिखा जाता है और उच्चारण में बल होता है, जैसे कत्ता, चम्मच, दद्दा, लल्ला, हल्ला, ये सब हमारे क्या है, द्वित्व व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होता है, संयुक्त का मतलब होता है जब जोड़ के बनाया जाए, जैसे जब 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से नया व्यंजन बनता है तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं, जैसे क्षत्रिय, ज्ञानी, स्कूल, नहीं, स्कूल नहीं होगा, स्कूल नहीं होगा, क्षत्रिय, ज्ञानी, प्रकाश, श्रद्धा, ठीक है, ग्राम, कुछ कुछ इसमें शब्द गलत आ गए हैं जो कि द्वित्व व्यंजन के संयुक्त व्यंजन के उदाहरण नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको भी आगे नेक्स्ट स्लाइड में संयुक्त व्यंजन बहुत अच्छे से समझाऊंगी। तब तक हम आगे देखते हैं अनुस्वार। जब किसी वर्ण के ऊपर बिंदी लगी होती है ना, जो हम छोटा सा डॉट देखते हैं, उस बिंदु को उच्चारण में हम क्या बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं, ठीक है, जैसे अंग, संग, जैसे पंछी, अंश, चंद्र, बंदर, संजय, है ना। अनुनासिक किसे कहते हैं, जब किसी स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु लगता है तो उसका उच्चारण नाक से होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं, जैसे हंसी, माँ, चांद, आंसू, कांटा, मैं, नहीं मैं नहीं आएगा और नहीं भी नहीं आएगा, यहाँ पर कुछ स्लाइड्स में थोड़ी सी बनाने में मिस्टेक हुई है, जैसे मंगल, अंक, दंगल, संपन्न, तंत्र, ये हमारे अनुस्वार हैं, ठीक है। द्वित्व व्यंजन में 2 बार होते हैं व्यंजन, एक ही व्यंजन 2 बार होगा। संयुक्त व्यंजन में व्यंजन मिलकर नया व्यंजन बनाते हैं। अनुस्वार में बिंदी लगी होती है, बिंदु, और अनुनासिक में चंद्र बिंदु लगा होता है। अब हम एक बार देख लेते हैं जो संयुक्त व्यंजन का निर्माण कैसे होता है। संस्कृत के कुछ संयुक्त व्यंजनों के लिए एक वर्ण वाले चिन्ह बनाए गए हैं। हिंदी में वर्णमाला के अंत में आने वाले क्ष, त्र, ज्ञ और श ऐसे ही वर्ण हैं। इन वर्णों की रचना निम्नलिखित ध्वनियों के मेल से हुई है। श जो है यह वर्ण क और श, देखिए कौन से वाला श है, षटकोण वाला, तो क और क्ष, आप नीचे नीचे जो ये हलंत देख रहे हैं इसका मतलब है कि ये स्वर से रहित है, इसमें स्वर नहीं लगा हुआ क में। क और श मिलकर हमारा क्या बनता है, क्ष बनता है, जैसे रक्षा, शिक्षा, कक्षा, दक्षा, या दक्ष, यक्ष, ये हमारे क्या हो जाते हैं, क्ष का निर्माण होता है क और श से। त्र, त और र से निर्माण होता है, त्र, यह त तथा र व्यंजन ध्वनियों का संयुक्त रूप है। उदाहरण के लिए यात्रा, पत्र, पुत्र आदि। अब आता है ज्ञ। कई बार परीक्षाओं में ये पूछा जाता है कि ज्ञ का निर्माण किससे हुआ है, तो हमें पता होना चाहिए। कुछ बच्चे ग और य कर देते हैं, जबकि वो ये नहीं है, गलत है। ज्ञ किससे बनता है, ज, जो कि स्वर रहित है, ज और अय्या से, तो ज और अय्या मिलकर बनते हैं ज्ञ। कुछ बच्चे ग और य लिखकर बनाते हैं ज्ञ, वो गलत होता है। तो इस चीज का ध्यान रखिए, परीक्षाओं में ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है क्योंकि ये डिफिकल्ट है थोड़ा सा इस पाठ के आधार पर। तो ज्ञ, यह ज और अय्या व्यंजन ध्वनियों से मिलकर बना है, पर हिंदी भाषा भाषी इसका उच्चारण ज्ञ के रूप में करते हैं, जबकि आप कई बार देखेंगे इस ध्वनि का उच्चारण हम कैसे करते हैं, ज्ञ, कई लोग करते हैं ज्ञ करके बोलते हैं उसको, ठीक है, लेकिन हमारे उच्चारण में हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको ज्ञ बोल देते हैं, ज्ञ से ज्ञानी। उदाहरण आज्ञा, ज्ञानी, प्रतिज्ञा आदि। उसके बाद आ जाता है हमारा श्रव, जैसे हम पढ़ते हैं ना श्रमिक, श्रम, क्षेत्र तो क्ष वाला हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या हो जाता है, जैसे श्रव, यह श और र व्यंजन ध्वनियों का संयुक्त रूप है। श और र मिलकर श्र बनाते हैं। उदाहरण के लिए श्रम, परिश्रम, श्रद्धा, श्रीमान, श्रीमती जो हम बोलते हैं। अब देखिए, उम्मीद है आप सभी को ये संयुक्त व्यंजन का निर्माण समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। संयुक्त व्यंजन में आप कंफ्यूज नहीं होंगे।
द्वित्व व्यंजन समझ में आ गए होंगे, जैसे कच्चा, पक्का, दिल्ली, बिल्ली, जब दो व्यंजनों का पुनरावृत्ति होती है, जब दो व्यंजन होती है। ये चारों अक्षर जो हमारे क्ष, त्र, ज्ञ, श्र संयुक्त व्यंजन हिंदी वर्णमाला के अंत में स्वतंत्र वर्णों के रूप में लिखे और पढ़े जाते हैं। अब अगला देख लीजिए, स्वर और व्यंजन और उनके भेद। अब यहाँ पर हमारे अभ्यास प्रश्न शुरू हो जाते हैं। अ, ई, उ डैश स्वर कहलाते हैं। कौन से स्वर कहलाते हैं? हरस्व स्वर, हरिस्व होता है वैसे, हरिस्व स्वर कहलाते हैं, है ना। अ, ई, उ। इसके बाद आ, ई, उ, ए, ओ और औ, ये कौन से स्वर हैं? ये दीर्घ स्वर है। य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। श, श, स, ह ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। क्ष किनके निर्माण से? ये परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो 5वें क्वेश्चन से लेके 8वें क्वेश्चन तक है, कई बार ये ऐसे एज इट इज क्वेश्चन आ जाते हैं। क्ष, क और श, त्र, त और र, ज्ञ, ज और ञ, श्र, श और र। बिंदु को मतलब चिन्ह दिया हुआ है, चिन्ह को डैश कहते हैं। कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि इस चिन्ह को क्या कहते हैं, तो हमें लिखना होगा यहाँ पर अनुस्वार कहते हैं। डैश चिन्ह को अनुनासिक कहते हैं। सही गलत का चिन्ह लगाइए। स्वर के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। बिल्कुल ठीक है। स्वर के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, बिल्कुल ठीक है। क, ख, ग, घ अंतस्थ व्यंजन है, गलत। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं हमारे? य, र, ल, व। पक्का में द्वित्व व्यंजन है, सही है। अच्छा, एक स्किप हो गया। क्ष एक संयुक्त व्यंजन है, बिल्कुल ठीक है, सही है। चंद्र बिंदु डैश अनुस्वार का चिन्ह है। अनुस्वार होता है चंद्र बिंदु या अनुनासिक? अनुनासिक होता है ना, तो क्रॉस गलत है। ज्ञ जो है वो ज और ज से मिलकर बनता है, ज और अइया से। यहाँ पर ये थोड़ा सा ज लग रहा है दोबारा, मगर वो अइया है जो मैंने आपको पीछे दिखाया, तो ये बिल्कुल ठीक है। श, श, स, ह ऊष्म व्यंजन है, बिल्कुल ठीक है, इनमें गर्म ऊष्मा निकलती है। गांव शब्द में अनुनासिक शब्द का प्रयोग हुआ है, मतलब अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो बिल्कुल ठीक है ये प्रश्न। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 3। निम्न में से ह्रस्व स्वर कौन सा है? आ, बड़ी ई, छोटा अ या ओ? तो हमारा कौन सा है? अ है। ह्रस्व, ह्रस्व मतलब छोटा स्वर जो होता है। त्र का निर्माण किससे हुआ है? त और र से, क और श से, ज और य से, या फिर श और र से? तो त और र से निर्माण हुआ है। श्रद्धा शब्द में कौन सा संयुक्त व्यंजन है? श्रव, ठीक है। सच्चा शब्द में कौन सा व्यंजन है? द्वित्व व्यंजन है, क्योंकि डबल आ रहा है ना, च आप देखेंगे 2 बार आ रहा है। अब अगला अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, मिलान कीजिए। क्ष जो है वो हमारा क और श से बना है। त्र जो है वो हमारा त और र से बना है। ज्ञ जो है वो हमारा ज और अइया से बना है, ये ज्ञ नहीं होगा, अइया है यहाँ पर, ठीक है। श जो है वो श और र से बना है। उम्मीद है आप सभी को पूरा पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। वर्णमाला, स्वर, व्यंजन, उनके भेद, और जो हमने प्रश्न करें, अभ्यास प्रश्न, आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। यदि कोई भी डाउट हो, कोई प्रश्न हो आपका, तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछें। धन्यवाद।